अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसे आप सब लोगों को पता है कि आज हम एवरीडे साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं और एवरीडे साइंस में हम जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इन्वायरमेंटल साइंस है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पर्पस है, किस पेपर में जो है वो इसका कितना शेयर होगा। तो सबसे पहले वो लोग जो कि एमओडी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पेपर में 40 मार्क एवरीडे साइंस आएगी। ठीक है, तो उसकी तैयारी के लिए ऑब्वियसली जरूरी है कि आप एवरीडे साइंस जो है वो उसको प्रिपेयर करेंगे। तो एवरीडे साइंस जो है वो आपके पेपर का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होगा। उसके अलावा जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तैयारी कर रहे हैं उनका चूंकि कंप्लीट एक का पोर्शन है जो कि 50% का है, तो 50% के अंदर एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो आपका वो ईडीएस का होगा, मींस एवरीडे साइंस का। तो आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। और इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट जो कि जीके के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एफपीएससी का पेपर है या पीपीएससी का पेपर है, ठीक है, वन पेपर, आप किसी भी पेपर में अपीयर हो तो एवरीडे साइंस जो है वो उसका एक इंटेग्रल पार्ट होगी, एक इम्पॉर्टेंट जो है उसका उसका रोल होगा उसमें। और एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो क्वेश्चंस का उसमें से पूछा जाएगा। तो ये थी एवरीडे साइंस की इंपॉर्टेंस कि एवरीडे साइंस जो है वो हम क्यों पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एवरीडे साइंस में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल साइंस नंबर 1, नंबर 2 में हम पढ़ेंगे फिजिकल साइंस, ठीक है, और नंबर 3 में पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजिकल साइंस। तो ये जो हमारा एवरीडे साइंस का सिलेबस होगा वो हम लोग इन 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके साथ क्या हम सिर्फ डेली बेस पे यही पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वाइज नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। ये लेक्चर होगा, इसके नोट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे वो तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो कि हमारे साथ हमारे एकेडमी के साथ रजिस्टर्ड है। ये चूंकि फ्री डेमो लेक्चर है तो ये सबके लिए है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो हमारा जब डेमो लेक्चर्स हमारे खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद नोट्स और जूम क्लास का जो लिंक है या इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो सब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हुआ करेगी। अभी जो हमारे फ्री डेमो लेक्चर्स हैं वो हम लोग फेसबुक पे भी ऐड लगा रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा उसको हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद ये अवेलेबल नहीं होंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल होंगे जो कि हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, जो कि फीस पे करके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो लेंगे जी, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। अच्छा भाई बच्चों, इन्वायरमेंट क्या होता है? फिजिकल एंड बायोलॉजिकल हैबिटेट दैट सराउंड, हमारे इर्द गिर्द वो तमाम फिजिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है, हैबिटेट्स। हैबिटेट क्या होता है? जहाँ पे कोई जानदार रह सके, मस्कन, रिहाइश का, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो है वो सराउंड कर रहा है, उसको क्या कहा जाता है? उसको इन्वायरमेंट कहा जाता है। ये एक इन्वायरमेंट की जो है वो एक बेसिक सी डेफिनेशन है। हम बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। इसकी दो मेजर क्लासिफिकेशंस हैं। अगर इसकी डेफिनेशन से पता लगा देखें तो हमें एक लगता है कि एक इसमें फिजिकल पार्ट है और दूसरा क्या है? बायोलॉजिकल पार्ट है। फिजिकल पार्ट में क्या आ जाता है? जैसे कि एयर है, वाटर है, लैंड है, ये इसके फिजिकल पार्ट है। ये ऐसे पार्ट हैं जो कि नॉन लिविंग है, जिसके अंदर जिसके अंदर जो है वो बेजान है, इसमें कोई जान नहीं है। दूसरे लिविंग पार्ट्स हैं जैसे कि प्लांट है, एनिमल्स हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी शामिल है, माइक्रोब्स हैं, ठीक है, इनको बायोटिक एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। लिविंग एनवायरनमेंट को क्या कहा जाता है? बायोटिक एनवायरनमेंट। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिजिकल को क्या कहा जाएगा? इसको एबायोटिक कहा जाएगा। तो ये सारे के सारे यहाँ पे जितनी भी लाइंस हम पढ़ेंगे, हर लाइन इंपॉर्टेंट है और हर लाइन जो है उसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है, क्योंकि आपका ये जो पेपर है ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो इसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा, सेगमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब ये जो इन्वायरमेंट है इसको मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जी? एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है और बायोस्फेयर है। अगर हम ये कहें कि ये जो एनवायरमेंट है ये एक ब्रॉडर टर्म है और इसको फर्दर जो है वो 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो ये गलत नहीं होगा। और वो 4 हिस्से कौन कौन से हैं? एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है और बायोस्फेयर है। अब ये चीजें क्या हैं और कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल होती हैं ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेयर। सॉरी, तो जी एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये गैसेस का एक ब्लैंकेट है जो कि हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जो है उसने क्या किया हुआ है? हमें इसको सराउंड किया हुआ है, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, ये ग्लोब है हमारा, और इसके इर्द गिर्द जो है वो गैसेस का जो है वो एक ब्लैंकेट मौजूद है, जैसे ये मैंने बनाया अभी। इसको क्या कहते हैं? इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट एक्सटेंड्स अप टू 500 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तकरीबन ऊपर तक 500 किलोमीटर तक ये एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। एटमॉस्फेयर कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं जी? मेजर कंपोनेंट्स हैं, माइनर कंपोनेंट्स हैं और
ट्रेस कंपोनेंट्स हैं। मेजर कंपोनेंट्स में क्या होता है, नाइट्रोजन है 78% है, ये सवाल आ जाता है अक्सर। ऑक्सीजन कितनी है जी, 21% या 20.34% है, ये भी सवाल अक्सर पूछा जा चुका है। माइनर कंपोनेंट्स में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04% है, आर्गॉन है 0.9%, ठीक है। ये भी सवाल पूछा जा चुका है, ये भी सवाल वन पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये सारे आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। अब ट्रेस एलिमेंट्स है, बहुत ही कम मिकदार होती है, जैसे कि जिनॉन है, कोबाल्ट है, उसके बाद है जी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड, और देन उसके बाद हमारे पास क्रिप्टॉन है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। देन हमारे पास क्या है, द एटमॉस्फेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, दैट इज, अच्छा एटमॉस्फेयर जो है वो आगे कुछ और लेयर्स में डिवाइडेड है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर, या जिसके अंदर जो है वो आइनोस्फेयर भी होता है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये लेयर जो है वो क्या है, आपने इनके नाम बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। ले जी, ये लेयर्स हैं, इनको क्या कहते हैं, दीज आर दी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हमारी अर्थ है, और इससे ऊपर जो पहली लेयर है उसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि हम किस लेयर में रहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, ट्रोपोस्फेयर में। काइट जो है वो कहाँ पे फ्लाई करता है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। पैराशूट कहाँ फ्लाई करता है, इसी के अंदर, ठीक है। एयर बलून, जो हॉट एयर बलून होता है वो कहाँ फ्लाई करता है, वो भी ट्रोपोस्फेयर के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें, दरख्त कहाँ पे होते हैं, वो भी सारे इधर ही होते हैं। तो ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लेयर क्लोजेस्ट टू दी अर्थ 14 से 16 किलोमीटर है, ठीक है, यानी अर्थ से लेके ऊपर की तरफ अगर जो है वो इसको मैयर किया जाए बिल्कुल ऊपर की तरफ, तो ये 14 से 16 किलोमीटर बनता है। पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स जो है वो सारे यहाँ पे रहते हैं। क्लाउड अगर देखा जाए, स्टॉर्म्स हैं, प्रेसिपिटेशन यानी बारिश जो है वो भी इधर ही होती है, ठीक है, लाइज इन दिस लेयर। टेम्परेचर डिक्रीजेज एज एल्टीट्यूड इंक्रीज, जैसे जैसे जो है वो आप ऊपर की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि ये यूवी लाइट जो सूरज से आ रही होती है उसको एब्जॉर्ब किया होता है इसने, तो ऊपर जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है। टेम्परेचर डिक्रीजेज एज एल्टीट्यूड इंक्रीज। उसके बाद आ जाती है जी स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर को एक दफा देख लेते हैं कि ये है क्या। अगर आप गौर करें तो सबसे पहले जो है वो ट्रोपोस्फेयर हमने देखा था, जो कि पहली पहली लेयर थी अर्थ के बाद, इमीडिएट लेयर थी अर्थ से ऊपर की तरफ अगर आप जाएं तो पहली लेयर ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से शुरू होती है इधर। अच्छा, इनके दरमियान में, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान में जो है वो एक बॉर्डर भी है, ये वाला, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द बॉर्डर। इसको क्या कहा जाता है, इसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है जी, ट्रोपोपॉज, यानी ये ट्रोपोस्फेयर का जो है वो पॉज है, या उसका एक तरह का बॉर्डर है। और उसके बाद क्या आ जाती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आ जाती है। अब हम स्ट्रेटोस्फेयर की कुछ जो है वो खसूसियात पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या कुछ शामिल है, कौन कौन सी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर आप स्ट्रेटोस्फेयर में थोड़ा सा ऊपर और चले जाते हैं तो 17 से तकरीबन 50 किलोमीटर, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, और ये आमतौर पे पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। तो आपको मुख्तलिफ जगहों पे ये मुख्तलिफ हो सकता है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना है। इस चूंकि क्योंकि ये जो लेयर्स हैं इनकी थिकनेस के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ बुक्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की फिगर्स लिखी हुई हैं, तो इसलिए आमतौर पे ये क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता। स्टार्ट वेयर ट्रोपोस्फेयर एंड्स, जहां पे ट्रोपोस्फेयर एंड होती है वहां पे फिर क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाती है। ट्रोपोपॉज इज द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। अब वो कहता है कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान में जो बाउंड्री होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको ट्रोपोपॉज कहा। जेट्स मोस्टली फ्लाई इन दिस जोन। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जेट्स कहाँ फ्लाई करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। ओजोन लेयर कहाँ पे है, वो भी स्ट्रेटोस्फेयर में है। उसके बाद टेम्परेचर यहाँ पर भी क्या होता है, इंक्रीज करता है एज द अल्टीट्यूड इंक्रीज। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है। और वजह क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज, यानी सूरज की जो रेज हैं वो यहाँ पे हम अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, या हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा होता है। इसलिए जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म होता चला जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता चला जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये देखें स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे एरोप्लेन जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। तो एरोप्लेन भी यहाँ पे है, इसी तरह से यहाँ पे जो है ओजोन लेयर भी आपको नजर आ रही होगी, ये ओजोन लेयर जो है वो भी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही है। ये बिल्कुल रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, चूंकि जो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। सब बच्चों के लिए नहीं है, जो बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं एमओडी वाले सेशन में या फिर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी वाले सेशन में ईओ के लिए, तो उनको जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट देखें जी, इसके बाद कौन सी लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो है वो ये वाली लेयर आ जाती है, ये लेयर,
दिस लेयर, ये कौन सी है? ये मेसोस्फेयर है। ये वाली यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं? इसको मेसोस्फेयर कहते हैं। अब ये मेसोस्फेयर जो है इसके अंदर क्या कुछ होता है, लेट्स सी। तो ये तकरीबन अराउंड 51 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक जो है वो फैली हुई है। कोल्डेस्ट लेयर है जी एटमॉस्फेयर की। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यानी सर्दी होती चली जाती है। मीटियर्स जो है वो भी यहाँ पे आके बर्न हो जाते हैं। अब मीटियर्स क्या होते हैं? ये इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं या फायर बॉल भी कहा जाता है, ठीक है। ये सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। तो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ये मीटियोराइट भी हो सकता है, ठीक है, जैसे ही ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होती हैं, ठीक है, स्मॉल पीसेस होते हैं ये आमतौर पे, तो ये क्या होते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर की जो फ्रिक्शन है, ये गैसेस की जो फ्रिक्शन है, उसकी वजह से क्या होते हैं? ये बर्न हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनको मीटियर्स कहा जाता है यहाँ पे। और ये जमीन पे जब गिर जाते हैं तो फिर इसको मीटियोराइट कहा जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे फिजिकल साइंसेज के अंदर, हमने सारा इसको बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ना है। तो इसलिए आपने यहाँ परेशान नहीं होना कि मीटियर क्या होते हैं, मीटियोराइट क्या होते हैं, स्टीराइड्स क्या होते हैं। ये सारे का सारा हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगली जो नेक्स्ट लेयर है हमारे पास, वो कौन सी है जी? आइनोस्फेयर, ठीक है, ये वाली। बाद जगहों पे जो है वो आपको थर्मोस्फेयर भी मिलेगा। ये जो थर्मोस्फेयर है ना, इसके दो पार्ट्स, एक है आइनोस्फेयर और दूसरा जो है वो है एक्सोस्फेयर, ठीक है। आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, इसके दो पार्ट मिलेंगे आपको। तो अब देखते हैं कि ये आइनोस्फेयर क्या है, इसके अंदर क्या क्या कुछ शामिल है। ये थर्मोस्फेयर के अंदर जी हम इसको पढ़ेंगे आइनोस्फेयर को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये थर्मोस्फेयर का ही एक पार्ट है। ये 700 किलोमीटर अबव द एटमॉस्फेयर जो है वो ये आपको मिलेगी। हॉटेस्ट लेयर है जी एटमॉस्फेयर की ये। हेयर टेम्परेचर कैन नॉट बी मेजर्ड विद थर्मोमीटर ड्यू टू थिन एयर। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो आप थर्मोमीटर के जरिए नहीं उसको जो है वो मेजर कर सकते, बिकॉज यहाँ पे एयर जो है वो बड़ी थिन होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा थिन होता चला जाता है, इसलिए आप इस तरह से मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, आइनोस्फेयर जो कि अभी हमने देखा वहां पे पिक्चर में, और फिर ऊपर ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको एक्सोस्फेयर कहते हैं। चूंकि वो एग्जिट होता है इसलिए उसको क्या नाम है उसका? एक्सोस्फेयर। तो आइनोस्फेयर क्या है? यहाँ पे अरोरा जो है वो अक्कर होते हैं, अरोरा जो है वो देखे जाते हैं। अब अरोरा क्या होते हैं, जरा ध्यान में रखिए, सवाल संभाल के रखिएगा, अगली स्लाइड के ऊपर इसका जवाब आपको मिलेगा। रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ फ्रॉम दिस लेयर, ठीक है। रेडियो वेव्स जो है यहाँ से अर्थ की तरफ जो है वो वापस चली जाती हैं, जो भी आ रही होती हैं अर्थ की तरफ से वो भी वापस चली जाती हैं। एक्सोस्फेयर क्या है? ये टॉप ऑफ द थर्मोस्फेयर है, या इसको अगर आप टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर भी कहें तो भी ये गलत नहीं होगा। तो सैटेलाइट्स वगैरह जो है आमतौर पे वो यहाँ पे ऑर्बिट कर रहे होते हैं। तो ये थी जी हमारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी थी विच इज कॉल्ड अरोरा। अरोरास क्या है? ये नेचुरल लाइट्स हैं, ये जैसे ही आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। हमारे यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन ये पोलर रीजन के अंदर आमतौर पे नजर आती है। जैसे नॉर्दर्न लाइट्स है नॉर्वे की। ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि नॉर्दर्न लाइट्स जो है वो कौन से कंट्री में नजर आती हैं, कहाँ पे है, कहाँ की है? तो उनका ताल्लुक नॉर्वे से है। और नॉर्दर्न लाइट्स जो है उनकी स्टेट क्या होती है? वो प्लाज्मा होती है, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट में। अरोरा जो है वो नेचुरल लाइट है जो कि स्काई में हमें डिस्प्ले कर रहा होता है, कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन। जो सन से चार्ज पार्टिकल्स नीचे आ रहे होते हैं ना, वो हमारे जो गैसियस एटमॉस्फेयर है जब उसके साथ टकराते हैं तो इस तरह की जो है वो रोशनियां पैदा होती है। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको अरोरास कहा जाता है। इसकी मिसाल क्या है? नॉर्दर्न लाइट। ये भी सवाल पूछा जाता है कि नॉर्दर्न लाइट इज द एग्जांपल ऑफ, तो आप क्या बताएंगे कि ये अरोरा है। ये भी पूछ सकते हैं कि नॉर्दर्न लाइट्स जो है उसकी, या अरोरास जो है उसकी स्टेट क्या होती है? तो आप बताएंगे कि ये प्लाज्मा स्टेट में होता है, और ये नॉर्थ और साउथ पोल में देखा जा सकता है, ठीक है। ये जो अरोराज हैं या ये जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं, ठीक है, ये पोलर रीजन के अंदर आपको नजर आती हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो ये जो हमारे फ्री डेमो लेक्चर बेटा चल रहे हैं, इनकी रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल आपको मिल जाएगी, लेकिन सारे लेक्चर जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे वहां पे। वो सिर्फ उन बच्चों के लिए होंगे जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। तो बिल्कुल ये जो फ्री डेमो लेक्चर्स हैं, चूंकि हमारा ये ओरिएंटेशन वीक है, तो इसके अंदर जो लेक्चर्स हैं वो हम लोग अपलोड कर रहे हैं फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। लेकिन उसके बाद के जो हमारे लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स वहाँ अवेलेबल नहीं होंगे। तो जो जो बच्चे हमारे साथ जो है वो जुड़ जाएंगे, हमारे हमारे सेशन को ज्वाइन कर लेंगे, तो उनको उनको नोट्स भी मिलेंगे, उनको जो है वो यहाँ पे रेगुलर जूम के ऊपर भी लेक्चर मिलेंगे, और उसके अलावा इनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे जो कि बाद में वो देख सकते हैं। एंड दे विल रिमेन अवेलेबल टिल योर एग्जाम। ये अवेलेबल रहेंगे आपके लिए जब भी आप चाहें उसको देख सकें। लेकिन दिस फैसिलिटी इज ओनली फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो कि हमारे साथ जो है वो रजिस्टर्ड है। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इन्वायरमेंट जो है उसके सेगमेंट्स हैं। तो एक सेगमेंट हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर, दूसरा क्या है? वो है हाइड्रोस्फेयर। ये दूसरा सेगमेंट है, और ये क्या है? हाइड्रोस्फेयर। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, हाइड्रो, इसका मतलब है इसका ताल्लुक पानी के साथ है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर।
बहुत ही आसान अल्फाज में लिखा है मैंने, इसमें मैंने कोई मुश्किल नहीं किया इसको। चाहे वो ऑन दी सरफेस है, जमीन के ऊपर है, अंडरग्राउंड है यानी ग्राउंड वाटर है, एयर में है, लिक्विड फॉर्म में है, वेपर में है, आइस की फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में अर्थ के ऊपर जितना भी पानी अवेलेबल है वो सारा मिलके क्या बनाता है, दैट मेक्स हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, तो इसका जो फ्रोजन पार्ट है उसके बारे में भी सवाल पूछ लिया जाता है कि फ्रोजन पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, वो क्रायोस्फेयर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं जी, क्रायोस्फेयर। इसमें ग्लेशियर आ जाते हैं, आइस कैप्स आ जाती हैं और आइसबर्ग्स आ जाते हैं। अच्छा, अभी ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे है, अब आपका सवाल आपके जहन में आता होगा कि दुनिया में इतना सारा पानी है तो क्या पानी की किल्लत क्यों है। तो उसमें से उस सवाल का जो जवाब है वो ये है कि इसमें से 97% यानी कि जो मेजर पार्ट है वो क्या है, मेरीन वाटर है या सलाइन वाटर है, सॉल्ट वाटर है। ठीक है, नमकीन पानी जो कि जिसको आप डायरेक्टली नहीं पी सकते। हाँ, इसको ट्रीटमेंट करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत सारे कंट्रीज जो है वो इसको ट्रीट करके यूज करते हैं, लेकिन डायरेक्टली इसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता, ये बहुत ज्यादा नमकीन होता है, तो हमारी जो बॉडी है वो इसको टॉलरेट नहीं कर सकती। तो ये 97% तो ये है। बाकी जो 3% है वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर का क्या मतलब है, वो वाटर है जो कि ड्रिंकेबल है। फ्रेश वाटर क्या है, जो कि पीने के काबिल है। अब ये जो पीने के काबिल पानी है वो भी सारा एक जगह पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब ये पानी कहाँ पर अवेलेबल है, ये पानी जो है 69% क्रायोस्फीयर के अंदर है। क्रायोस्फीयर क्या है जी, ये ग्लेशियर, आइस कैप्स और आइसबर्ग, यानी कि नॉर्थ साउथ पोल वगैरह के अंदर जो आपके ग्लेशियर्स वगैरह की फॉर्म में पड़ा हुआ है, या और जो ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो ग्लेशियर्स हैं, तो यहाँ पर जो है वो इस फॉर्म के अंदर मौजूद है। अच्छा, एक सवाल है आप सब लोगों से, जरा मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि अर्थ में सबसे ज्यादा ग्लेशियर पोलर रीजन के बाद किस कंट्री में है। पोलर रीजन के अलावा, पोलर रीजन के बाद सबसे ज्यादा ग्लेशियर किस कंट्री में है, ये क्वेश्चन है आपसे। आपने इसका जवाब जो है वो हमें बताना है कमेंट्स। उसके बाद देखें जी, ग्राउंड वाटर है वो 30% है। ये जो जेर जमीन पानी है जिसको हम बोरिंग के जरिए निकालते हैं वो क्या है, वो ग्राउंड वाटर है। वो कितना है, वो दैट मेक्स अराउंड, हाँ सॉरी, ग्राउंड वाटर जो है वो 30% है, यानी कि ये वो पानी है जो कि जमीन के अंदर जेर जमीन मौजूद है। और उसके बाद सरफेस वाटर है जो जमीन की सतह के ऊपर है, वो टोटल कितना है, इट मेक्स ओनली 1%, सिर्फ 1% है। और ये पानी किस सूरत में है, ये लेक्स की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, रिवर्स की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, या फिर ये कैनाल्स के अंदर मौजूद है। तो ये वो सारे का सारा पानी है जो कि फ्रेश वाटर है, जो कि आप लोग पी सकते हैं, डायरेक्टली इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, बात यह है कि आप सब लोग जो है वो टाइमली ज्वाइन किया करें। हमारी जो क्लास है वो एग्जैक्ट 9 o'clock स्टार्ट हो जाया करेगी, ठीक है। और आज जो हमारा लेक्चर है, चूंकि ये डेमो लेक्चर है, तो हम ओरिएंटेशन वीक में डेली एक लेक्चर किया करेंगे, ठीक है। एक दिन जो है एक दिन लेक्चर हुआ करेगा। अब नेक्स्ट वीक हमारा आएगा, उसमें डेली 2 लेक्चर हुआ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर जो है वो किसका होगा, वो होगा अकाउंटिंग का, फाइनेंस और सेल्स टैक्स, यानी कि ये पीआरए से रिलेटेड है। और जो लेक्चर नंबर 2 होगा वो होगा वन पेपर का, जिसमें हम सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो कवर करेंगे। और ये किस किस से रिलेटेड होगा, पीआरए प्लस एमओडी से। इसका मतलब है कि एमओडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रेलिवेंट ये वाला लेक्चर है, और जो पीआरए के स्टूडेंट हैं उनसे रिलेटेड ये दोनों लेक्चर ही हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग जो है वो डेली का डेली लेक्चर लें। देखिए, जितना डिसिप्लिन जो है वो आपके अंदर होगा उतनी जल्दी ही आप तैयारी करेंगे। और आई डोंट वांट कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हो, थोड़े से स्टूडेंट होने चाहिए लेकिन पढ़ने वाले होने चाहिए। नेक्स्ट है जी, ये हाइड्रोस्फेयर के अंदर जो है वो एक वाटर साइकिल भी होता है। वाटर साइकिल जो है वो क्या है, लेकिन जी जमीन के ऊपर जो पानी हमें नजर आ रहा होता है, चाहे वो दरियाओं में है, नदी नालों में है, नहरों में है, किसी भी फॉर्म के अंदर मौजूद है, ठीक है, लेक्स के अंदर है, वो लिक्विड बन के जो है वो लिक्विड से गैस की सूरत में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को जो है वो इवेपोरेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन। उसके बाद क्या है, और उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा ट्रांसपायरेशन होती है। ये इवेपोरेशन थ्रू लीव होती है। अब जो दरख्त हैं वो भी पानी को जो है वो इवेपोरेट कर रहे होते हैं, यानी कि अपनी जड़ों के जरिए, अपनी रूट्स के जरिए वो पानी ले रहे हैं और फिर उसको क्या कर रहे हैं, हवा में ट्रांसपायर कर रहे हैं। उसको क्या कहा जाता है, इसको ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। तो दो तरह से पानी जो है वो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। जो पानी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है वो इवेपोरेशन के थ्रू, और जो दरख्त जो है वो ले रहे हैं जमीन से वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू। इसके थ्रू जो है वो पानी क्या हो रहा है, हवा में जा रहा है, ठीक है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो गैसेस हैं ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी इसके क्लाउड बन जाते हैं, सही है। और फिर जब ये क्लाउड किसी ठंडी जगह पे पहुंचते हैं, कोल्ड प्लेस, तो वहां पे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है। प्रेसिपिटेशन बच्चों किसे कहते हैं, ये होती है बारिश। ऑल ऑफ वाटर पार्टिकल्स ऑन अर्थ, ठीक है, वाटर पार्टिकल जो है वो जमीन पे गिरना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद सरफेस रन ऑफ होता है। सरफेस रन ऑफ का मतलब है जमीन पे पानी का बहना। रेन वाटर जो है वो स्ट्रीम्स में और ओशियंस में चला जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको सरफेस रन ऑफ कहा जाता है। और इसके बाद इनफिल्ट्रेशन होती है, पानी
पानी जो है वो कुछ सोक हो जाता है ग्राउंड के अंदर, ठीक है, यानी जमीन के अंदर जज्ब हो जाता है, सोक मतलब जज्ब हो जाता है, और उसके बाद फिर दोबारा जो है ये साइकिल शुरू हो जाता है, जमीन के अंदर से हम पानी निकालते हैं, उसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो बारिश हुई होती है उससे नदी नालों में पानी आ जाता है, लेक्स जो हैं, जो हमारी झीलें हैं उसमें पानी आ जाता है, दरियाओं में पानी आ जाता है, फिर वो पानी जो है वो इवेपोरेशन के थ्रू, ट्रांसपायरेशन के थ्रू ऊपर चला जाता है, फिर कंडेंसेशन हो जाती है, फिर प्रेसिपिटेशन हो जाती है, और इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, इसीलिए इसको वाटर साइकिल कहा जाता है। अगर इसको आप पिक्टोरियल फॉर्म में देखें तो ये देखें, ये दरख्तों से ट्रांसपायरेशन हो रही है, और जो पानी आपके सरफेस के ऊपर मौजूद है वहां से इवेपोरेशन हो रही है, ये इवेपोरेशन और ये ट्रांसपायरेशन। ये पानी जब ऊपर जाता है तो यहाँ पे आके कंडेंसेशन होती है, यानी कि ये क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये क्लाउड जो है वो किसी ठंडी जगह पे पहुंचते हैं। आप देखें कि ये कैसी जगह पे पहुंचे जो कि ठंडा एरिया है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश शुरू हो गई है। बारिश के बाद क्या होगा, ये सरफेस रन ऑफ होगा, ठीक है, स्नो मेल्ट होती है, और फिर सरफेस के ऊपर जो है वो पानी बहना शुरू हो जाता है, इसी तरह से दरियाओं में आ जाता है, नदी नालों में आ जाता है, झीलों में पानी आ जाता है, कुछ जेर जमीन वापस चला जाता है, वहां से फिर जो है वो हम इसको दोबारा कंज्यूम करते हैं, दोबारा जो है वो पानी ट्रांसपायर होता है, दोबारा इवेपोरेट होता है, और इस तरह ये वाटर साइकिल चलता रहता है। तो दिस इज व्हाट वी मे कॉल्ड वाटर साइकिल। ले जी, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर हो गया। अब तीसरा सेगमेंट है हमारे इन्वायरमेंट का, वो है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है? इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। दो चीजें याद रखनी है, स्ट्रक्चर और अर्थ। लिथोस्फेयर क्या है? अर्थ के स्ट्रक्चर को कहा जाता है। अब अर्थ स्ट्रक्चर जो है वो, उसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं, अगर जमीन से नीचे देखें तो जिस लेयर के ऊपर हम खड़े हैं इसको क्रस्ट कहा जाता है, उससे नीचे मेंटल है और उससे नीचे कोर है। क्रस्ट क्या है? ये आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं, जिसपे हम खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। इसकी थिकनेस जो है वो वेरिएबल होती है, ऐसा नहीं है कि ये इसकी थिकनेस एक ही जगह पे, लेकिन एवरेज अगर उसकी देखें तो वो तकरीबन 40 किलोमीटर बनती है। उसके अलावा क्या है जी, मोहो या मोहोरुविसिक डिस्कंटिन्यूटी क्या है? इज द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। अब क्रस्ट और मेंटल क्या चीजें हैं, जरा मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद हम दोबारा इसी स्लाइड के ऊपर वापस आएंगे। ले जी, ये जमीन जो है, ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये यहाँ पे उसने काट के एक टुकड़ा आपको दिखा दिया। इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये सारा उससे ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला, ये क्या है? ये दिस इज योर क्रस्ट, ठीक है, ये हमारा क्रस्ट है। ये देखिए, कहीं पहाड़ है, कहीं पानी है, कहीं वैसे मैदानी इलाके हैं, तो ये क्या है? ये क्रस्ट है, और इसकी जो थिकनेस है वो वेरिएबल होती है। और इस क्रस्ट के और मेंटल के नीचे वाली जो लेयर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? दिस इज मेंटल। अब मेंटल और क्रस्ट के दरमियान का ये जो बॉर्डर एरिया है, इसको मोहो कहते हैं, या इसको मोहोरुविसिक डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है, ये वाला, ये बॉर्डर एरिया बेसिकली। उसके बाद आ जाती है जी कोर। कोर को फिर यहाँ पे इन्होंने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ, इनर कोर और आउटर कोर। ये तकरीबन 5100 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ होती है इस एरिया की। तो ये था जी आपका लिथोस्फेयर। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर है क्या। क्रस्ट पढ़ लिया हमने। मेंटल क्या है? मिडल लेयर है जी, 2900 किलोमीटर की एक लेयर है दरमियान में, और कोर जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, इनर कोर और आउटर कोर है। बाज जगहों पे आपको ना, बाज बुक्स में इनर मेंटल और आउटर मेंटल भी मिलेगा, यानी मेंटल को भी दो हिस्सों में तकसीम किया होगा, तो उससे परेशान नहीं होना आपने, कॉन्सेप्ट एक ही है। उसके बाद है जी 5100 किलोमीटर का जो है वो कोर आ जाता है, ठीक है। तो ये टोटल जो है वो आपकी अर्थ का स्ट्रक्चर है। फिर आ जाता है बायोस्फीयर। अब ये क्या है? दिस इज योर फोर्थ सेगमेंट ऑफ योर ओवरऑल इन्वायरमेंट। आपके इन्वायरमेंट का चौथा सेगमेंट। पहला कौन सा था? एटमॉस्फेयर। दूसरा हाइड्रोस्फेयर। तीसरा लिथोस्फेयर। चौथा कौन सा है? बायोस्फेयर। जैसे कि नाम से जाहिर है, बायो, बायो मींस लाइफ, यानी लाइफ सपोर्टिंग जोन इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर जो लाइफ सपोर्टिंग जोन है उसको जो है वो हम किस में डिस्कस करते हैं? उसको बायोस्फीयर में डिस्कस करते हैं। और इसकी जो इकाई है, छोटी इकाई बायोस्फीयर की, वो क्या है? बायोम है, ठीक है। छोटे छोटे बायोम्स जो है वो मिलके क्या बनते हैं? ओवरऑल बायोस्फीयर बनते हैं। तो बायोम्स जो है वो क्या है? स्मॉलर यूनिट या स्मॉलर फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। अब इसमें कौन कौन से यूनिट आ जाते हैं? अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो क्या डेजर्ट में जो रहने वाले जानदार हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे कि पानी में रहने वाले जानदार हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसी तरह से जो मैदानी इलाकों के अंदर जो जानदार रहते हैं, क्या वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि हमारे पोलर रीजन के अंदर रहते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हर एरिया के अंदर जो है वो एक खास किस्म के जानदार हैं, कुछ खास किस्म के दरख्त हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अडेप्ट किया है, और अपने आप को जो है वो हालात के मुताबिक, इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो ढाल लिया। तो इस तरह से इसको हमने डिवाइड किया है। हमने क्या इसको जो है वो, साइंस ने इसको डिवाइड किया है 5 टोटल बायोम्स में। एक फॉरेस्ट बायोम होता है, ठीक है, ये इसमें सारे फॉरेस्ट वगैरह आ जाते हैं, रेन फॉरेस्ट आ जाता है, ठीक है, सारे के सारे जितने भी फॉरेस्ट की टाइप्स हैं वो आ जाती हैं, आगे हम पढ़ेंगे। डेजर्ट बायोम में आपका डेजर्ट आ जाता है। यहाँ की जो लाइफ है वो भी टोटली डिफरेंट होती है। ग्रास लैंड जो है उसमें आपके मैदानी इलाके आ जाते हैं।
ठीक है, जहाँ पे इलाकों पे हम लोग रहते हैं आमतौर पे, मैदानी इलाका। उसके बाद टुंड्रा बायोम है। टुंड्रा बायोम जो है वो आमतौर पे ये कौन सा है, ये पोलर रीजन है। ये एरिया आमतौर पे क्या होता है, फ्रोजन होता है। यहाँ पे खास किस्म के आपको जानदार मिलेंगे, खास किस्म के पौधे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पोलर बेयर मिलेगा, सही है, जो कि बहुत ज्यादा ठंड में रह लेता है, ठीक है। और भी इस तरह के, इसी तरह से आपको वहाँ पे घास फूस जो है वो और तरह की मिलेगी, पौधे और तरह के मिलेंगे। इसी तरह से इक्वेटिक बायोम है। ये इक्वेटिक बायोम कौन सा है, ये वो बायोम है जो कि अंडर वाटर है, यानी वाटर के अंदर जो भी लाइफ है ना, अंडर वाटर लाइफ को जो है वो डिस्कस करता है। तो पानी के अंदर जितनी भी लाइफ है उसको इक्वेटिक बायोम, तो ये सारे के सारे मिलके क्या बनते हैं, टोटल बायोस्फीयर बनते हैं, ठीक है। लाइफ सपोर्टिंग जोन है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, इनको क्या कहा जाता है, इनको बायोस्फीयर कहा जाता है। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, हमारी वीडियो के जो है वो, जहाँ पे हम लोग इसको अभी अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने फेसबुक पेज पे इसको अपलोड करेंगे, वहां पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप एडमिन को टेक्स्ट करके, व्हाट्सएप करके जो है वो उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो 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 बच्चे हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो एडमिन से इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, 0315450541, ठीक है। तो ये जो हमारा सेशन है, इसको ज्वाइन करने के लिए जो है वो सीट्स हमारे पास लिमिटेड हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को हम लोग शायद इस दफा एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये जो चूंकि ये जो जूम है, इसकी अपनी जो है वो कुछ लिमिटेशंस हैं, और इसके अलावा जो है वो हम इतने स्टूडेंट जो है वो जस्ट एंटरटेन करेंगे जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से जो है वो लेके चल सकेंगे। ये तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक का जो है वो हमारा टोटल सेशन होगा, और इसके अंदर हम तमाम के तमाम जो है वो आपको चैप्टर्स कवर करवाएंगे। अच्छा, इसमें ये है कि हम आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पढ़ाएंगे, और उसके अलावा डेली बेस पे आपको 2 मॉडल पेपर जो हैं, यानी जो पास्ट पेपर्स हैं, इम्तियाज पेपर्स जो हैं वो इम्तियाज शाहिद की बुक से, ठीक है, वो आपको देंगे। कितने, डेली बेस पे 2 हुआ करेंगे। और उसका जो है वो हम नेक्स्ट डे आपसे टेस्ट भी लिया करेंगे। टेस्ट जो है वो इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं हुआ करेगा, तो लेकिन उसका जो टेस्ट है वो हम लोग डेली बेस पे लिया करेंगे। तो आई होप कि आपके आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।